जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सीजी व्यापम द्वारा जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम लिए गए हैं उसके ओल्ड क्वेश्चन के प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। ये जो एग्जाम लिया गया था ये 2017 में लिया गया था और CSA5 भर्ती एग्जाम है जो कि 26 फरवरी 2017 को लिया गया था, जिसमें जनरल नॉलेज से टोटल 120 प्रश्न पूछे गए हैं। इन सारे प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जो कि आगामी व्यापम एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहाँ हम आ चुके हैं जनरल नॉलेज के प्रश्न पर और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये पहला प्रश्न क्या है तो ये है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर में है। ध्यान देंगे, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद महासागर में नहीं है। ये जो गल्फ स्ट्रीम जो गर्म हवाएं का एक लहरा है, ध्यान देंगे किस क्या है, गर्म हवाएं का एक लहरा है, तो वो कहाँ आता है? अटलांटिक महासागर में आता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है जो कि 32 नंबर का है, 32वां नंबर है। यह है IFA शील्ड, अर्थात IFA प्रतियोगिता होता है तो वो निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित किए जाते हैं? उदाहरण करेंगे जैसे सयग मुक्ताली कप होता है, मोहन बगान होता है फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होता है। तो इसी तरह से जो IFA शील्ड होता है ये किसके लिए होता है तो ये है फुटबॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, पहला का डी है, दूसरा का सी सही आंसर है। तीसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये संविधान से पूछा गया प्रश्न है। वाणिज्यिक, औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास, व्यापार संघ, औद्योगिक श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में शामिल है? जी हाँ, संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। जी हाँ, संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है तो वो 12 है। और 12 की जो 7वीं अनुसूची है वहां पर यह सूची दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन जो सारे टॉपिक दिए गए हैं ये समवर्ती सूची के तहत आते हैं। ध्यान देंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? जी हाँ, ये व्यापम में कई बार रिपीट हो चुका है कि इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ इसका हम पूरा नाम ही आपको बता देते हैं। जो ब्रिक्स है उसमें तो जो बी है वो ब्राजील है, रूस है, वो आर है जो वो क्या है रसिया है, और सी इसमें जो सी है ये क्या है चाइना है। इसके अलावा यहाँ पर आई जो दिया हुआ है ये इंडिया है और यहाँ पर एस दिया हुआ है वो क्या है साउथ अफ्रीका। तो कौन शामिल नहीं है? यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है डी ऑप्शन जर्मनी, ये इसमें शामिल नहीं है। अगर हम ब्रिक्स देश में बात करेंगे सदस्य देशों की संख्या तो कितने हैं? 5 देश है। इसमें कितने देश हैं? 5 देश। कभी देश भी पूछ लेता है तो आपको याद रखने होंगे, इसमें 5 देश है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यापम में जब भी हम कोई एग्जाम दिलाते हैं या PSC में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है उसका अध्ययन हम एक बार करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप देखेंगे अगला 35वां प्रश्न, तो ये क्या है? निम्न में से किसे आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये जो एग्जाम है ये कब हुआ है? 2017 में। यहाँ देख सकते हैं 2017 में एग्जाम हुआ है। तो 2017 में पद्मा सचदेवा को प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो सरस्वती सम्मान होता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा, साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान दिए जाते हैं। अगर हम बात करें 2021 में किसे दिया गया है? जी हाँ, क्योंकि ये आगामी जो व्यापम एग्जाम होंगे वो करंट अफेयर का ये टॉपिक है तो इस वर्ष कब पूछे जाएंगे, तो इस वर्ष में किसे दिया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2020 का 2021 में मिला है शरद कुमार। क्या आपको रखना होगा? शरद कुमार को दिया गया है। और इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो शरद कुमार लिम्बाले है, जो कि मराठी भाषा के साहित्यकार है। और इसकी रचना क्या है तो सनातन। इसका रचना क्या है तो सनातन इसका रचना है। इसी रचना के लिए इन्हें
साहित्य सम्मान दिया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। तो यहाँ पहला सूची और दूसरा सूची दिया हुआ है, दोनों को हमें मिलान करना होगा। अगर नीला थोथा की बात करेंगे तो नीला थोथा किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा हमें दिख जाए। यहाँ दिख नहीं रहा है चूंकि सभी ऑप्शन यहाँ आप देखेंगे तो इस तरह से ये पूरे पेज में ही आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक से आपको दिख रहा होगा। नीला थोथा क्या किसे कहते हैं, तो नीला थोथा का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो दूसरा ऑप्शन केवल एक ही में है, तो हम इसे डी को आंसर लगा सकते हैं। लगाने के लिए अगर एक को जान रहे हैं पहला को ही, तो इसके बाद हरा थोथा की बात करेंगे तो जो फेरस सल्फेट होता है उसे हरा थोथा कहा जाता है, और सफेद थोथा कहा जाता है जिंक सल्फेट, और आयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगर आप आयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, इसे भी जानते हैं तो यहाँ आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। कई बार जो इस तरह से कूट दिए रहते हैं उसमें हम 2 से 3 ऑप्शन को दो ऑप्शन या एक ऑप्शन को जानते रहते हैं, तो कई बार बन जाता है। कई बार फंस भी जाता है कि 3 ऑप्शन को जानना ही पड़ता है, एक ऑप्शन नहीं जा रहे हैं तो चल जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न शो हो चुका है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा हो चुका है और आपको पढ़ने में भी सहूलियत हो रहा होगा। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है सभी प्रोटीनों में निम्न में से किस तत्व उपस्थित रहते हैं। जितने प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें ये अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो कौन कौन से इनमें से अनिवार्य रूप से रहता है, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या रहेगा, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये अनिवार्य रूप से रहता है कोई भी प्रोटीन में। सभी प्रोटीन में, यहाँ अनिवार्य है सभी प्रोटीन में ये तत्व उपस्थित रहते हैं। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न, ये विज्ञान टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है, तो जनांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताता है। जो अधिक तेज गति से वृद्धि होता है तो कौन सा अवस्था बताता है, दूसरा अवस्था इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न आप अगर विस्तृत थ्योरी अध्ययन किए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हल करने में सहूलियत भी होता है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुका है। निम्न धातु में से भूपर्पटी से प्राप्त के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ, घटते क्रम में, अर्थात सबसे ज्यादा भूपर्पटी में, अर्थात जो जमीन के नीचे है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा इनमें से पाया जाता है, उसके बाद कौन पाया जाता है, उसके बाद कौन पाया जाता है, यह पूछा गया है। हम जानते हैं कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो ऑप्शन में है नहीं। ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम के बाद लोहा पाया जाता है, लोहा के बाद पाया जाता है कैडमियम, और कैडमियम के बाद सोडियम, फिर उसके बाद फिर मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, एल्यूमिनियम से हमें लगाना था आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये है 13 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। अगर आप व्यापम की तैयारी करते हैं या जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आगामी आप एग्जाम दिलाने वाले हैं, तो आपके लिए इसे लिख कर आप रखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना होगा क्या दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे तो ये करेंट का टॉपिक था कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना के तहत कितना राशि का आवंटन किया गया है। दी हाँ, ऐसे रहता है कि कोई हर को नहीं पूछता, वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को ही पूछेगा कि इसके तहत कितने राशि आवंटित है। जब एग्जाम लिया गया तो इसमें 48,000 करोड़ था। अभी आप एक से देखेंगे तो ये 58,000 और 56,000 के आसपास अभी चल रहा है, क्योंकि ये हर वर्ष बढ़ते रहता है। तो आप इसको करंट में देखेंगे कि इस वर्ष कितने चल रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। यह है सकल घरेलू उत्पाद इनमें से कौन सा सही है। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र यहाँ बताया गया है, तो कौन सा इनमें से सही है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में
जीडीपी में क्या क्या शामिल रहता है, तो एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डी मूल्यह्रास ये रहता है। ये इसका करेक्ट फार्मूला है। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो ये गलत है, ये भी गलत है, और चौथा तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी आ चुका है, 43वां प्रश्न है। ये प्रश्न है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? भारत का जो पूर्वी घाट है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो ये है अवशिष्ट पर्वत। क्या पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं लिरेक्ट माउंटेन है, पर्वत को माउंटेन कहते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत आप याद रख सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं दीपेश सिन्हा। जिसका संबंध किससे है? तो ये है वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के जितने भी खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, तैराकी हो, साइकिलिंग हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होते हैं, जो आईपीएल में खेलते हैं या चयन होते हैं, तो उसको तो व्यापम द्वारा पूछा ही जाता है। उसको आप जरूर याद रखेंगे, खिलाड़ी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न, भारतीय संघ में सविलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की थी? कौन सा जो रियासत था वो शामिल नहीं हुआ था? तो पूरे भारत में जितने भी रियासत थे तो 3 रियासत शामिल नहीं हुए थे, जिसमें जूनागढ़ रियासत था, हैदराबाद रियासत था, जम्मू कश्मीर रियासत था। तो आप जानते हैं विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया गया और जूनागढ़ का भी विलय कर लिया गया, लेकिन जो हैदराबाद है इस यहाँ पर पुलिस कार्रवाई के बाद ये विलय हुआ था भारत संघ में। हैदराबाद जैसे रियासत के विरुद्ध जो पुलिस कार्रवाई किया गया था। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एंटीजन एक पदार्थ है जो, एंटीजन टेस्ट अभी होते हैं, देखेंगे आप टेस्ट कराने जा रहे होंगे तो वायरस संक्रमण के कारण तो एग्जाम हो नहीं रहे हैं, और एंटीजन से प्रश्न इस तरह से ये पूछा गया था 2017 में। एंटीजन एक पदार्थ है। जी हाँ, अगर हमारा एंटीजन स्ट्रांग है तो हमें कोई वायरस संक्रमण नहीं कर सकता है। तो यहाँ बता देख सकते हैं सी ऑप्शन इसका, रोग प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करना। जितना अच्छा एंटीजन होगा उतना आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ अगला साहित्य से पूछा गया है, नोबेल साहित्य से इस साल किसे मिला है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये करेंट का ही टॉपिक है और बॉब डिलान को मिला गया था 2016 में, तो उसी को पूछ लिया गया था। इसमें एक साल पीछे का पूछा रहता है, आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि इस वर्ष हुआ तो पिछले वर्ष का जो नोबेल रहता है वो इस वर्ष दिए जाते हैं, और ऐसे ही बनते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न आ चुका है 48वां प्रश्न। ये प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें कौन कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ दिया हुआ है बी और सी, अर्थात दूसरा ऑप्शन और तीसरा ये सही है। ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है और अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ये दोनों लाइन सही हैं, बाकी लाइन सही नहीं है। इसके बाद आ चुका है आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य है। सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है पहला ऑप्शन इसका सही है, सिंचाई के लिए सौर पंप को प्रदान करना सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, व्यापम द्वारा कई बार पूछा जा चुका है और ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ आ चुका है और ये क्या जुड़ा हुआ है? लोकसभा विधानसभा से जुड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ निर्वाचित होता है, जी हाँ, दोनों जगह से वो चुनाव जीत जाता है, तो 14 दिन के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या होगा? जो छोटा सदन होता है अगर वो त्याग पत्र नहीं देता तो उसका सदस्य बना रहेगा। उदाहरण के तौर पर कोई ग्राम पंचायत का सरपंच चुन लिया जाता है और वो लोकसभा विधानसभा का भी चुनाव जीत जाता है। अगर वो एक पद से इस्तीफा नहीं देता है, मान लो सरपंच के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो उसका कौन सा बड़ा पद कौन सा होगा? राज्यसभा, वो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से और अगर राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता है
तो वो लोकसभा का सदस्य उसका रिक्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिया है 14 दिन के भीतर। एक जगह से उसे इस्तीफा देना होगा 14 दिन के भीतर, तभी वो उसका सदस्य रहेगा। जिसका इस्तीफा नहीं दे रहा है उसका। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आ चुका है, वीपी रावत निम्न में से कौन से है? वो जो वीपी रावत थे वो क्या थे? थल सेनाध्यक्ष थे 27वें। और अभी कौन है? अभी मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं थल सेनाध्यक्ष। तो आप सारे सेनाध्यक्ष को जरूर एक बार याद रखें, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। ये करेंट का टॉपिक है और ये भी करेंट का टॉपिक है, आप इसको पढ़े ही ना। पूछा गया था कि जो नए नए रहते हैं उसको पूछ लेते हैं प्रधानमंत्री को। इसके बाद यहाँ ये बेसिक नॉलेज का प्रश्न अगला आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये प्रश्न क्या है? तो पहला सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, हम मिला लेते हैं। स्टार्च क्या होता है? आलू में स्टार्च रहता है, अंगूर में ग्लूकोज रहता है, फ्रक्टोज फल अर्थात शहद में रहता है, सुक्रोज रहता है गन्ना में, सुक्रोज अर्थात शर्करा तो ये गन्ना में रहता है। तो पहला ऑप्शन इस तरह से पूरी तरह से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है 2016-17 में और ये समाप्त भी हो चुकी है। अब तक कितने पंचवर्षीय योजना लाए गए हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजना लाए गए हैं। अब तो 15 वर्षीय योजना चल रहा है, उसे 2 भाग में बांट दिया गया है, 7 वर्षीय योजना, 3 वर्षीय योजना, कई भाग में बांट दिए गए हैं। अब जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था उसे समाप्त ही कर दिया गया है, क्योंकि ये योजना आयोग द्वारा लागू किया गया था। अब तो नीति आयोग बन गया है योजना आयोग के स्थान पर, तो हर चीजें चेंज हो गई है। तो अब ये बेसिक नॉलेज हो गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है आधुनिक इतिहास का। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन आ चुका है। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास से है और 1854 में छत्तीसगढ़ राज्य को नागपुर राज्य के तहत एक ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से भी प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था? जी हाँ, तो आप ये समझ गए होंगे गदर पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहां शो हो चुका है। यह प्रश्न है, निम्न में से मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है? जी हाँ, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है यह पूछा गया है, तो यह है डी ऑप्शन, रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में। ये पूरे भारत का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर किसे कहा जाता है, कौन से स्थल को कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या है? जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना होगा ऐसे कौन सा शहर है जिसे चौराहों का नगर कहा जाता है, तो वो है जगदलपुर। बस्तर आपको नहीं लगाना है, आपको जगदलपुर लगाना है क्योंकि शहर का पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी? जी हाँ, 2011 जनगणना के अनुसार ये पूछा गया है कि भारत का 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना है, तो ये है 121 करोड़। और अभी कितने हो चुके हैं? 137 करोड़ अभी हो चुका है। अगर करंट की बात करेंगे तो ये 121 करोड़ था 2011 में छत्तीसगढ़ की, सॉरी पूरे भारत की, क्योंकि भारत लेवल से पूछा गया है। यहाँ आ चुका है अगला प्रश्न।
सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? अमेजन घाटी में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप नोट्स बनाए हैं तो आप इसको नोट कर ले एक बार कि सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है? अमेजन घाटी में। क्योंकि एक ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग अलग घुमा घुमा कर आपको नहीं पूछे जाते, सेम टू सेम रिपीट कर दिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। नीचे अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न क्या है? तो जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में हुआ है, प्रारंभ किया गया था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1930 में कौन वायसराय थे भारत के? लॉर्ड इरविन। 1931 का आपको याद होगा, लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता, ऐसे याद रख सकते हैं आप। कौन था? 1930 में। सन हमें याद रहेगा तो हमें वो गवर्नर को भी याद रखने में सहूलियत होता है और आंदोलन कब कब हुआ था ये भी सहूलियत हो जाता है। ये करेंट का टॉपिक था, हम इसको नहीं देखेंगे। आप एशियाई गेम अगला कहाँ होगा वो उसको जरूर याद रखेंगे। 2022 में होना प्रस्तावित है वांगझाओ चीन में, जो कि होगा या नहीं होगा ये तो क्लियर नहीं है क्योंकि वायरस संक्रमण पीक पीरियड में चल रहा है। तो अगला यहाँ आ चुका है अगला प्रश्न। 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या रही है? औसत पूछा गया है तो औसत रहा था 1.64। इसको आप याद रखेंगे। औसत कितना रहा था? 1.64 रहा था। और इस वर्ष का जनगणना हो नहीं रहा है, 2021 का जनगणना होना था। 10 वर्ष में जनगणना होता है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति में निम्न में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियां को उत्कीर्ण किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में कौन सा सम्राट का जो गुप्त सम्राट है, गुप्त वंश के शासक है, यह है समुद्रगुप्त में है। समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है ये निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो यहाँ जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो सही क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधन और संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधन और संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधन और संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधन भेज सकता है। ये गलत बात है क्योंकि दोनों सदन को भेज सकता है। ध्यान में आपको रखना होगा, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये है ढोल कला क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिया गया है? सी ऑप्शन, नारायणपुर जिला से संबंधित नहीं है। ये है चिकन नागवंशी गणेश की मूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लिया गया है। हम जो आंसर आपको बता रहे हैं वो फाइनल आंसर के बाद ही बता रहे हैं, व्यापम द्वारा फाइनल आंसर क्या लिया गया है उसको। अगला 68वां प्रश्न आ चुका है। विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात ब्लड जो जमता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, यह पूछा गया है। तो यह केवल विटामिन के। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ भी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? तो प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में दिया हुआ था। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के पास यहाँ पर दिया हुआ था प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध द्वारा। और सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिया था? सर्वाधिक प्रवचन, ये तो पहला प्रवचन था सारनाथ में, और सर्वाधिक दिया है श्रावस्त्री। पहला कहा सर्वाधिक कहाँ दिया है? श्रावस्त्री। आप दोनों तरह के प्रश्नों को जानेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और किस तरह से उसका आंसर आता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न यहाँ 70वां प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह है न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? तो यह है भारत बांग्लादेश के मध्य स्थित है न्यू मूर द्वीप। इसे कई बार न्यू मोर दिया रहता है कि इस बार न्यू मूर दिया हुआ है, तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है
किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है? तो ये दे सकता है राज्यपाल, क्योंकि राज्य का बात कर रहे हैं तो राज्यपाल रहेगा। अगर केंद्र की बात करते तो राष्ट्रपति की बात आता। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है? जी हाँ, जो प्लास्टिक कप होता है और प्लेट होता है वो तो भारत में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। कोई पार्टी वगैरह हो रहा है तो प्लास्टिक कप, प्लास्टिक का प्लेट, प्लास्टिक का डिस्पोजल, सब यही चल रहा है। तो प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। प्रथम वाला तो हमेशा बेसिक नॉलेज हो जाता है कि प्रथम देश कौन सा है, तो ये फ्रांस है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये निम्न में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था? तो यह है बीदर। बीदर में स्थापित किया था। ये बहमनी साम्राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। चूंकि प्रश्न की संख्या 120 है इसलिए अंदर अंदर से भी प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न की संख्या कितने हैं? जनरल नॉलेज से 120 है, जिसमें 36 जनरल नॉलेज भी है, लेकिन 36 जनरल नॉलेज से क्रम प्रश्न पूछे गए हैं। ये करेंट का टॉपिक है, करेंट का हम अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक नॉलेज है उसको जान रहे हैं। करेंट के टॉपिक से आप अध्ययन भी करेंगे अगर व्यापम की आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही होंगे, करेंट का पूछे जाते हैं व्यापम में। 75वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद में अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव न हो सके तब क्या होगा? तो इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अगर संसद में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तो क्या होगा? अगर ऑप्शन को आप देखें तो नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रहता है। उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है। अगर दोनों पद खाली रहे तब भी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है। तो इस परिस्थितियों में क्या होगा? वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वही अगर जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अपने पद पर कार्य करते रहेगा। क्या रहेगा? तब तक अपने पद पर कार्य करते रहता है। ऐसे ही प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये साहित्य से पूछा हुआ है। लेखक का नाम दिया हुआ है और यहाँ उसका रचना क्या है ये दिया हुआ है। तो हम कितना कौन कौन से जानते हैं? हम वन इन या गल चेतन भगत के जो रचना है उसको जानते हैं। तो सभी में ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप दूसरा देखेंगे, एवरीवन हैज ए स्टोरी, एवरीवन हैज ए स्टोरी, ये रचना किसका है? तो यह है सावी शर्मा का। तो इसमें भी हमें मैच नहीं हो पाता है, तीन ऑप्शन को जानना पड़ेगा। दी गर्ल ऑफ माई स्ट्रीम, ये किसका रचना है? तो ये है अश्विन सिंह का। तो ये आंसर बन जाता है हमारा बी ऑप्शन। ऐसे ही प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं। इसके बाद 77वां प्रश्न भी आ चुका है। सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। हम इकाई को यहाँ पूछ लिया गया है। हम सभी को भले ही नहीं जानते लेकिन जितना जानते हैं उतना को हम इसमें हल करेंगे। जैसे कि पृथ्वी और तारों के मध्य की दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? तो किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है तीसरा। तो तीसरा किस में है? 2 में है, सी में है और डी में, लेकिन 2 ऑप्शन इसमें सही हो, एक ऑप्शन सही आंसर होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। शक्ति का होता है वाट और विकिरण के तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉन और नाभिक का आकार होता है फर्मी। तो सारे मैच हो गए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है वो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये जूम हो चुका है। आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, पीडीएफ प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप सारे वीडियो का
व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो पीडीएफ का लिंक दिए रहते हैं वो जिसका वीडियो बनाते हैं उसी का बस पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है। आप जिसका भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सारे वीडियो में वॉच करेंगे तभी आपको पीडीएफ लिंक मिलेगा। ये एक ही वीडियो में सारे लिंक नहीं रहते हैं। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग विश्व बैंक द्वारा दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। तो अब जब पूछा गया तो ये चौथा था, वर्तमान में बात करेंगे तो ये छठवां में पहुंच चुका है। ये हर वर्ष चेंज होते रहते हैं लेकिन चौथा छठवां पांचवा इतना में ही रहता है, पहला में जाता ही नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में सही क्या नहीं है। भारतीय संविधान में जो 15 अनुच्छेद है उसमें क्या बात कहा गया है ये पूछा गया है कि यहाँ इनमें से कौन सा बात सही नहीं है ये पूछा गया है। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये सही नहीं है। यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ये बात गलत है। यह प्रत्येक नागरिक को विभेद के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ये सही है। ये सभी नागरिकों पर लागू होता है, ये भी सही है। यह लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करती है, तो ये सभी बातें सही हैं। बाकी जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सही आंसर होगा। 80वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है। तो ये है संगमरमर पत्थर बनता है चूना पत्थर रूपांतरित होकर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि इसमें भारतीय संविधान में जो भाग है, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है। तो 22 भाग है और अनुसूची कितने हैं तो 12 अनुसूची है। और क्या बोलते हैं अनुच्छेद कितने हैं तो अनुच्छेद है 396 अनुच्छेद हैं। कई बुक में 400 दिए रहते हैं, 24 भाग दिए रहते हैं, तो ऐसा नहीं, हम बेसिक को बता रहे हैं आपको। जो अनुच्छेद भाग 2 है उसमें क्या है तो नागरिकता है। तो भाग 2 में नागरिकता एक ही ऑप्शन में, यहाँ आप देखेंगे तो पहले में। और भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है संघ क्षेत्र, तो ये ऐसे ही आ जाता है बी में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और भाग 8 में क्या है तो भाग 8 में एसटी एससी क्षेत्र है। और भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ नहीं हो पाया है। यहाँ प्रश्न क्या है तो इसका आंसर ऑप्शन भी बताते हैं आपको। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मंत्री को हटा दिए जाएंगे, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देंगे, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा की शक्ति से परे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएंगे। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को, जी हाँ, पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, क्योंकि मंत्री के विरुद्ध लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, तो पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और फिर से नया मंत्रिमंडल गठन करना पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है सूची 1 जो कि प्रक्रम को दिया हुआ है, दूसरा प्राप्त पदार्थ दिया हुआ है कि जैसे कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम है तो इससे क्या प्राप्त होता है तो इससे वनस्पति घी प्राप्त होता है। वाष्पन है तो वाष्पन से क्या प्राप्त होता है, सामान्य लवण प्राप्त होता है। आसवन से क्या प्राप्त होता है तो आसवन से एथिल अल्कोहल। और इसी तरह अगला दिया हुआ है बहुलीकरण से नैलान प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 84 और 85 प्रश्न दोनों यहाँ पर आ चुका है, दोनों प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। इस राज्य ने अपना पहला रणजी मैच किस राज्य के खिलाफ खेला। ये करेंट का टॉपिक है, दोनों ही करेंट का है, तो दोनों को छोड़ देते हैं हम क्योंकि ये करेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है किस ग्रह
के चारों ओर वलय अर्थात छल्ला बना हुआ है। तो यह है शनि ग्रह। शनि ग्रह में 7 छल्ले बने हुए हैं। इस तरह से ये ग्रह, इसके आगे इस तरह से छल्ले बने हुए हैं, 7 छल्ले। तो इसी को पूछ लिया गया है। उसके बाद ये करंट का टॉपिक पूछा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की है? जी हाँ, किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की है? तो सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई है। चलते हैं अगला प्रश्न भी यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। 89 प्रश्न, कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर 180 डिग्री अक्षांश को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये श्रीलंका को घोषित किया था। ये करंट अफेयर का टॉपिक है। हमने देखा 60 प्रश्न को, 120 प्रश्न है और 120 प्रश्नों को अगर हम एक ही वीडियो में करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 60 प्रश्नों को हमने देख लिया। अगला 60 प्रश्न का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्ले इंड स्क्रीन है यहाँ पर भी आपको वीडियो दिख रहा होगा अगले 60 प्रश्न का। जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमें फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।